नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई कंपनी आखिर सरकारी कंपनी कब कहलाती है? सुनने में आसान लगता है ना, पर भारत में इसी सवाल पर आजकल बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और हाल ही में आए इकोनॉमिक सर्वे ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा है जो इस पूरी सोच को ही बदल सकता है। तो सवाल यही है, क्या चीज किसी कंपनी को सरकारी कंपनी बनाती है? अब ये सवाल जितना सीधा दिखता है, इसका जवाब उतना है नहीं। और हम आगे यही देखने वाले हैं कि ये एक मामूली सा सवाल कैसे एक बहुत बड़ी पॉलिसी डिबेट की जड़ बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुला। भारत के इकोनॉमिक सर्वे ने ये सुझाव दिया है कि सरकारी कंपनी की परिभाषा को ही बदल दिया जाए। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, इसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। सरकार के काम करने के तरीके से लेकर शेयर बाजार तक सब पर इसका असर पड़ सकता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस नए बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी का नियम क्या है, और सबसे जरूरी बात, वो नियम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों बन गया है। तो देखिए, अभी का जो नियम है ना, वो एकदम सीधा है। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक अगर सरकार के पास किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी है, तो बस वो एक सरकारी कंपनी बन जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी का मेजॉरिटी कंट्रोल सरकार के हाथ में है। अब जरा इस बात के स्केल को समझिए। इस 51% के नियम की वजह से सरकार की करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी इन सरकारी कंपनियों में फंसी हुई है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोचिए जरा, इतने पैसे से देश में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकते थे। और ये नियम कई मुश्किलें खड़ी करता है। पहली बात तो ये कि सरकार अगर चाहे भी तो अपनी हिस्सेदारी आसानी से नहीं बेच सकती, क्योंकि विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। फिर एक राजनीतिक डर हमेशा बना रहता है कि अगर हिस्सेदारी 51% से नीचे चली गई तो हंगामा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जनता का इतना सारा पैसा ऐसी जगहों पर लगा हुआ है जहां से रिटर्न बहुत कम आता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे बेहतर कोई रास्ता है? तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छिपा है एक खास नंबर में, 26%। जी हाँ, 26%। यहाँ पूरा खेल ही कंट्रोल की परिभाषा को बदलने का है। अभी कंट्रोल का मतलब है 51% हिस्सेदारी से मेजॉरिटी ओनरशिप रखना। लेकिन नया प्रस्ताव कहता है कि कंट्रोल के लिए मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये एक रणनीतिक वीटो पावर के जरिए भी हो सकता है, भले ही हिस्सेदारी कम क्यों ना हो। लेकिन सवाल ये है कि 26% ही क्यों? 25 क्यों नहीं, या 30 क्यों नहीं? इस 26% के आंकड़े में आखिर ऐसा क्या खास है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसका कनेक्शन सीधे सीधे कंपनी कानून से है। कंपनी कानून के मुताबिक किसी भी कंपनी में कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए, जैसे मर्जर करना या कोई बड़ी संपत्ति बेचना, 75% शेयर होल्डर्स की हाँ जरूरी होती है। अब सोचिए, अगर किसी के पास 26% हिस्सेदारी है, तो वो अकेला ही किसी भी प्रस्ताव को 75% तक पहुंचने से रोक सकता है। बस यही है वीटो पावर। और इकोनॉमिक सर्वे की ये जो बात है ना, ये इस नई सोच का पूरा सार है कि असली कंट्रोल सिर्फ मालिकाना हक से नहीं, बल्कि नियमों और अहम फैसलों को रोकने की ताकत से भी आता है। मतलब पावर का एक नया नजरिया। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रस्ताव की बात। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस बदलाव से हकीकत में क्या फायदा होगा? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके फायदे एक नहीं, कई हैं। सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से कम करके 26% तक ला सकती है और इस प्रक्रिया में भारी भरकम रकम जुटा सकती है। और सबसे अच्छी बात, ये पैसा जुटाने के लिए ना तो कोई नया टैक्स लगाना पड़ेगा, ना ही कोई कर्ज लेना पड़ेगा। ये तो बस उस पैसे को अनलॉक करना है जो पहले से फंसा हुआ था। और ये जो पैसा आएगा, सोचिए वो जाएगा कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस को मॉडर्न बनाने और इनोवेशन जैसे जरूरी सेक्टर में। मतलब ये पैसा देश के भविष्य को बनाने में लगेगा, जो कि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और शायद ये सबसे जरूरी सवाल है। क्या ये सब निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम है? क्या ये पिछले दरवाजे से सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी है? इकोनॉमिक सर्वे इस पर एक साफ लाइन खींचता है। ये प्रस्ताव निजीकरण नहीं है। निजीकरण में सरकार कंपनी को पूरी तरह बेच देती है, सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में चला जाता है। लेकिन इस प्रस्ताव में यानी इक्विटी मोनेटाइजेशन में सरकार 26% हिस्सेदारी अपने पास रखती है। मतलब वीटो पावर अभी भी सरकार के पास ही रहेगी।
वो बड़े फैसलों पर अपना असर डाल सकती है। तो असल मुद्दा किसी विचारधारा का नहीं है, चाहे वो निजीकरण हो या सरकारीकरण। असल लक्ष्य है सिस्टम में लचीलापन लाना, मतलब एक ऐसा तरीका खोजना जिससे सरकारी संपत्ति का सबसे अच्छा और सबसे असरदार इस्तेमाल हो सके। इसे ऐसे समझिए कि एक नदी को रोकने के लिए दीवार बनाने की जगह उसे सही दिशा में बहने का रास्ता दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये प्रस्ताव भारत की सरकारी कंपनियों के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो शायद अब तक किसी ने नहीं सोचा था। इस पूरे सफर को हम ऐसे देख सकते हैं। पहले था 100% सरकारी कंट्रोल का दौर, फिर आया 51% वाला मौजूदा नियम, और अब ये 26% वाला प्रस्ताव एक तीसरा रास्ता, एक बीच का रास्ता सुझा रहा है, जो न तो पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल है और न ही पूरी तरह से निजीकरण। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है। क्या ये वाकई में एक प्रैक्टिकल बीच का रास्ता है जो देश के पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा, या फिर ये निजीकरण ही है, बस एक नए नाम के साथ? इस नीतिगत बदलाव के नतीजे क्या होंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर भारत के आने वाले आर्थिक भविष्य की दिशा निर्भर कर सकती है।